तो आज हम महात्मा गांधी के कुछ बुनियादी विचारों और उनके काम करने के तरीकों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। जो हमें अलग अलग स्रोतों से जानकारी मिली है उसके आधार पर कोशिश यही रहेगी कि उनके असर को समझें और देखें कि आज वो कितने प्रासंगिक हैं। हाँ, गांधी जी के विचार ऐसे थे जिन्होंने न सिर्फ आजादी की लड़ाई को दिशा दी, बल्कि सच कहें तो हमारे संविधान पर, हमारी व्यवस्थाओं पर भी उनकी गहरी छाप है। सही बात है। और ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अहिंसा से। स्रोतों में ना इसके दो पहलू बताए गए हैं। एक तो वो नकारात्मक वाला कि किसी को दुख न पहुंचाना, शारीरिक या मानसिक तौर पर। हाँ। और दूसरा सकारात्मक पहलू है बहुत ज्यादा प्रेम, सेवा भाव, दान। बिल्कुल। और इस तरफ चुप बैठना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सत्य और निडरता से जुड़ा हुआ था। हाँ, और इसी अहिंसा ने, जैसा आपने कहा, आंदोलन का दायरा बढ़ाया। हाँ, व्यापारी, महिलाएं, पूंजीपति भी जुड़े, सभी लोग। हाँ। और इसी अहिंसा से निकला सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अच्छा। ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक नैतिक तरीका था लड़ने का। पर व्यापक अर्थ में देखें तो ये किसी भी तरह के शासक शासित या वंचित वर्गों के बीच असहमति सुलझाने का एक मानवीय, एक रचनात्मक तरीका था। और इसके तरीके क्या थे? जैसे तरीके थे हड़ताल करना, असहयोग, सविनय अवज्ञा कानून न मानना, धरना देना, बहिष्कार करना। शारीरिक बल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मबल, अंदर की ताकत। अच्छा, तो ये सब तरीके एक मंजिल के लिए थे, स्वराज। इसके बारे में क्या पता चलता? स्रोतों में 3 आयाम बताएं। हाँ, 3 मुख्य बातें हैं। हाँ। एक तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता, देश की आजादी। ठीक है। दूसरा व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता। और तीसरा व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता, इसका स्वराज का सिर्फ अंग्रेजों का जाना भर नहीं था, बल्कि समाज के अंदर जो जुल्म थे, जो अत्याचार थे, उनसे भी आजादी। अच्छा। और आर्थिक आजादी के लिए गांधी जी ने, आपको पता ही है, चरखा, खादी, गांव के छोटे उद्योग, इन पर बहुत जोर दिया। हाँ, वो बड़ी मशीनों के विरोधी थे। हाँ, विरोधी इसलिए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये शोषण बढ़ाती हैं, गैर बराबरी लाती हैं, साम्राज्यवाद को भी बढ़ावा देती हैं। स्वराज की यही सोच थी जिसने हाशिए पर पड़े लोगों को भी आंदोलन से जोड़ा। और जोड़ने के लिए ही उन्होंने वर्ग समन्वय पर बल दिया, है ना? टकराव की जगह सहयोग। बिल्कुल, ताकि अलग अलग वर्ग, अमीर गरीब, सब साथ आ सकें। और इसी से जुड़ा एक और विचार है सर्वोदय। सर्वोदय? हाँ, यानी सबका उदय, सबकी समान उन्नति। कोई छोटा बड़ा नहीं, हर व्यक्ति का महत्व बराबर है। ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, अब जरा उनके काम करने के तरीके रणनीति पर आते हैं। एक बात बड़ी दिलचस्प लगी। क्या? कि उन्होंने आंदोलन बड़े शहरों से नहीं, बल्कि चंपारण, खेड़ा जैसे दूर दराज के इलाकों से शुरू किए। हाँ, ये उनकी सोची समझी रणनीति थी। इससे कांग्रेस का असर वो गांवों तक पहुंचा, जड़ें मजबूत हुईं। और एक और बात, हाँ, कि आंदोलन को वो सक्रिय और निष्क्रिय चरणों में चलाते थे। ऐसा क्यों? देखिए, गांधी जी बहुत व्यावहारिक थे। वो समझते थे कि आम जनता की बलिदान देने की, कष्ट सहने की एक सीमा होती है। लगातार आंदोलन चलाना संभव नहीं है, लोग थक जाते हैं। तो वो आंदोलन को तेज करते थे, फिर थोड़ा ठहराव लाते थे, फिर तैयारी करके दोबारा शुरू करते थे। और वो दबाव, समझौता दबाव वाली रणनीति। हाँ, वो भी। जन आंदोलन से सरकार पर दबाव बनाओ, फिर जो हासिल हो सके उस पर समझौता करो। लेकिन रुके नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर जो लक्ष्य बचे हैं उनके लिए दोबारा ताकत जुटाओ और आंदोलन छेड़ो। इसमें जनता की भूमिका तो केंद्रीय थी। बिल्कुल। उन्होंने आम जनता की शक्ति को पहचाना, उन्हें जोड़ा। पर एक पेंच भी है। क्या? ये जन आंदोलन नियंत्रित था। नियंत्रित मतलब गांधी जी चाहते थे कि आंदोलन पूरी तरह सत्य और अहिंसा के रास्ते पर ही चले। अगर आंदोलन बेकाबू हो जाए, हिंसक हो जाए, तो शायद समाज के सभी वर्ग उसमें शामिल ना हो, खासकर व्यापारी या संपत्ति वाले लोग, और सरकार के लिए भी दमन करना आसान हो जाता। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना, कि जनता को जोड़ना भी और उन पर अंकुश भी रखना। हाँ, है तो। लेकिन कमाल यह है कि इसके बावजूद वो इतने लोकप्रिय रहे, लोग उनकी बात मानते थे। उन्होंने रचनात्मक कार्य पर भी बहुत जोर दिया। ये क्या था? ये आंदोलन का एक तरह से साइलेंट हिस्सा था। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने की कोशिशें थीं, हरिजनोद्धार यानी छुआछूत मिटाना, स्त्री पुरुष समानता, औरतों की शिक्षा, पर्दा प्रथा का विरोध, आत्मनिर्भरता की बातें भी थी। हाँ बिल्कुल, कताई बुनाई, खादी, चरखा, पिछड़ी और आदिवासी जातियों के बीच शिक्षा का प्रसार करना,
ये सब काम लोगों को जोड़ते थे, उन्हें अनुशासन सिखाते थे और आंदोलन के लिए तैयार करते थे। चलिए अब थोड़ा उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक विचारों पर भी बात कर लेते हैं। राजनीति को वो क्या मानते थे? वो राजनीति को जीवन बेहतर बनाने का उपाय मानते थे, एक सेवा का माध्यम। सत्ता के केंद्रीकरण और उसके अपराधीकरण के सख्त खिलाफ थे। उनका राम राज्य का विचार क्या था? राम राज्य मतलब कोई धार्मिक राज्य नहीं, वो एक आदर्श राज्य की कल्पना थी। अच्छा। जहां लोकतांत्रिक मूल्य हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, मतलब ताकत नीचे तक बटी हो, पंचायतों तक। आर्थिक विकेंद्रीकरण भी? हाँ, आर्थिक भी। गांव आत्मनिर्भर हो, कुटीर उद्योग फले फूले, राज्य की ताकत सीमित हो, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हो और राज्य धर्मनिरपेक्ष हो, लोक कल्याणकारी हो। इसकी झलक तो हमारे संविधान में दिखती है। अनुच्छेद 17, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, पंचायती राज। बिल्कुल। और आर्थिक विचारों में वो पूंजीवाद के आलोचक थे, क्योंकि उसमें निजी लाभ पर जोर होता है, बेरोजगारी या समानता बढ़ती है। औद्योगिकरण का भी विरोध किया उन्होंने। हाँ, बड़े पैमाने के औद्योगिकरण का। उन्हें लगता था ये साम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है और मशीनें इंसान की जगह ले लेती हैं, जो एक तरह का अभिशाप है। वो कुटीर उद्योगों के समर्थक थे। और वो अपरिग्रह और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत। अपरिग्रह मतलब जरूरत भर का धन रखना, ज्यादा इकट्ठा ना करना। और ट्रस्टीशिप का विचार बहुत अनोखा था कि जो अमीर हैं, जिनके पास जरूरत से ज्यादा धन है, हाँ, वो उस अतिरिक्त धन को अपना ना समझे, बल्कि समाज की अमानत समझे और उसके ट्रस्टी बनकर उसका उपयोग गरीबों के कल्याण में करें। ये तो बहुत आदर्शवादी बात लगती है। लेकिन ये वर्ग सहयोग पर आधारित थी, संघर्ष पर नहीं। लक्ष्य था आर्थिक समानता, शोषण की समाप्ति, संसाधनों का सही बंटवारा। सामाजिक विचारों में छुआछूत मिटाने पर उनका जोर जबरदस्त था। हरिजन यात्रा की। हाँ, वर्ण व्यवस्था को वो मानते थे, लेकिन सिर्फ काम के बंटवारे के तौर पर, जन्म के आधार पर ऊंच नीच के वो खिलाफ थे। हालांकि इस पर आज बहस होती है। और नारी सुधार, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया, बुनियादी शिक्षा की बात की जिसमें हाथ का काम, मातृभाषा में शिक्षा, नैतिक विकास सब शामिल हों। नशाबंदी, धार्मिक एकता, साफ सफाई, ये सब भी था। बिल्कुल। धार्मिक तौर पर वो सभी धर्मों के मूल सत्य में विश्वास करते थे, सहिष्णुता और संवाद पर जोर देते थे, ईश्वर को सत्य और प्रेम मानते थे। राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, पर राजनीति धर्म से जुड़ी रहे, ये कैसे? हाँ, उनका मतलब था कि राजनीति का आधार नैतिकता, सेवाभाव, सत्य की खोज होना चाहिए, जो धर्म के मूल सिद्धांत हैं, लेकिन राज्य का अपना कोई मजहब ना हो। तो इन सब बातों को देखते हुए आज के समय में क्या चीजें खास तौर पर प्रासंगिक लगती हैं? देखिए, अहिंसा और सत्याग्रह, ये तो आज भी दुनिया भर में अन्याय के खिलाफ लड़ने के शक्तिशाली तरीके हैं। हाँ। विकेंद्रीकृत शासन, पंचायती राज की जरूरत और बढ़ गई है। लघु और कुटीर उद्योग, खासकर पर्यावरण के नजरिए से, फिर से महत्वपूर्ण हो गए। सही बात। समतामूलक समाज का सपना, साम्राज्यवाद का विरोध, साफ सफाई का महत्व, महिला सशक्तिकरण, धार्मिक सहिष्णुता, ये सब बातें आज भी उतनी ही बल्कि शायद ज्यादा जरूरी हैं। वाकई गांधी जी के विचार और उनके काम करने के तरीके आज भी हमें बहुत कुछ सोचने और सीखने को मिलता है उनसे। निश्चित रूप से उनका असर बहुत गहरा और स्थायी रहा है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का विचार था कि अमीर अपनी अतिरिक्त संपत्ति के सिर्फ ट्रस्टी बने, क्या आज के इस डिजिटल युग में जहां आर्थिक असमानता और बढ़ रही है, इस विचार को किसी नए रूप में, किसी प्रैक्टिकल तरीके से लागू करने के बारे में सोचा जा सकता है? विचार करने वाली बात है।